नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री। यूपी चुनाव के शेष बचे 2 चरणों से पहले बीजेपी को कैसे सता रहा है मुसलमानों को टिकट नहीं देने का दर्द, हम आपको दिखाएंगे और क्या है इसके मायने ये भी बताएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ही मुसलमानों की अहमियत को समझ रही है, बल्कि तमाम ऐसे दल हैं जो कि मुसलमानों की अहमियत को समझते रहे हैं और इसीलिए उनकी राजनीति भी उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। तो जहां एक और बीजेपी का एक खेमा पार्टी में मुसलमान प्रत्याशियों के न होने पर अफसोस जता रहा है, वहीं बीजेपी के बयान बहादुर और नाव से सांसद साक्षी महाराज ने सीधे सीधे मुसलमानों पर हमला किया है। क्यों किया है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या बीजेपी राम और रहीम अब दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहती है या फिर मसला कुछ और है, ये हम आपको दिखाएंगे। पूर्वांचल का दर्द आपके सामने रखेंगे। चुनावी संग्राम में अब आखिरी मोर्चा कैसे बन गया है पूर्वांचल, ये आपको बताएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे पीएम मोदी के अपने गढ़ वाराणसी के 3 सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी ऐसी सीटें हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं, ये आपके सामने हम रखेंगे। बीएसपी और सपा की ओर से तो सीएम उम्मीदवार बिल्कुल तय हैं, आपके सामने हैं वो चेहरे। लेकिन यदि बीजेपी के हाथों में कमान आती है, सत्ता आती है, तो कौन संभाल सकता है राज्य की कमान? उस चेहरे से हम पर्दा उठाएंगे और आपके सामने रखेंगे उस चेहरे को जो बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहे हंगामे पर भी हमारी नजर होगी। वहां कथित हिंसा के विरोध में अब मार्च निकलने का जो दौर शुरू हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। एबीवीपी के बाद अब लेफ्ट से जुड़े संगठन और टीचरों ने आज फाइट बैक मार्च किया, तो एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। कोर्ट की खबरों पर भी आज हमारी नजर होगी और हम आपको बताएंगे कि सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद और खुद भी एक बड़े स्टार हैं धनुष, उन्हें क्यों साबित करनी पड़ी है खुद की पहचान। जी हाँ, धनुष के लिए एक और माँ बाप आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि धनुष उनके बेटे हैं और धनुष इसके लिए अब अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो किसके बेटे हैं। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी होगी। यूएस में भारतीय मूल के श्रीनिवासन की मौत के 6 दिन बाद आखिरकार व्हाइट हाउस की चुप्पी टूटी है और क्या कहा गया है इस पर ये हम आपको बताएंगे। और कहानी एक ऐसी महिला की जो रहती तो हॉलैंड में है लेकिन उसका दिल अभी भी हिंदुस्तान में बसा हुआ है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे आज के इतिहास की भी और साथ में एपीएन की खबर का क्या इम्पैक्ट हुआ है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी कुछ खास खिलाड़ियों से मिले हैं। उन खास खिलाड़ियों को सबसे पहले आपने एपीएन पर देखा था। जी हाँ, हम ब्लाइंड क्रिकेटर्स को आपके सामने रखा था और जो कि पूरे विश्व को विजय करके और हमारे स्टूडियो पहुंचे थे। उन खिलाड़ियों के दुख दर्द को आज प्रधानमंत्री मोदी ने समझा एपीएन के विशेष आग्रह पर और उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन भी दिया। उस खास मुलाकात की कुछ झलकियां आपके सामने होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। बीजेपी को आमतौर पर ये माना जाता रहा है, कुछ राजनीतिक जो विमर्श करने वाले राजनीतिकार हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो टीकाकार हैं वो ये समझते हैं कि बीजेपी यानी कि मुसलमानों से थोड़ी दूर रहने वाली पार्टी। लेकिन अब उसी बीजेपी को मुसलमानों की सुध आई है। पार्टी के अंदर से ये बात निकलने लगी है कि यूपी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार भी होने चाहिए। ये बीजेपी का बदला हुआ रूप है। सवाल है कि आखिरी दौर के मतदान के प्रचार के दौरान ही बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर बयान देने में क्यों लगी हुई है? क्या इसके पीछे बीजेपी की कुछ खास रणनीति है या ये समझा जाए कि बीजेपी अब धीरे धीरे बदल रही है? उत्तर प्रदेश के आखिरी 2 दौर के मतदान के लिए प्रचार अपने उफान पर है। पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए सियासी पार्टियां तमाम दांव आजमा रही हैं। अब अचानक बीजेपी को मुसलमानों की याद आई है तो इसे भी एक चुनावी दांव ही माना जा रहा है। मतदान के पूर्वांचल तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी नेता अचानक अपनी ये कसक जताने लगे कि मुस्लिम उम्मीदवारों को भी पार्टी टिकट दिया जाना चाहिए था। मुसलमानों को टिकट दिए जाने को लेकर राजनाथ सिंह और उमा भारती ने पहले अपने विचार जताए और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाया है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने।
नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अगर मुसलमानों को टिकट दिया होता तो अच्छा होता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है और राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर अल्पसंख्यक समुदाय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुसलमानों को टिकट देने न देने के आधार पर बीजेपी के काम करने का और बीजेपी के जो का संकल्प है सबके साथ सबके विकास का, उसको आंकने की जरूरत नहीं है। समाज के सभी वर्गों सहित अल्पसंख्यकों को भी उनका जो हक है वो हम देंगे और साथ ही साथ अगर किसी को लगता है कि टिकट न दे करके कोई कमी हुई है बीजेपी ने, तो हम उसकी सूद ब्याज के साथ भरपाई कर देंगे। भाजपा का जो मेन उनका मुद्दा है मुसलमान का खिलाफ है, केवल मुसलमान का खिलाफ नहीं है, भाईचारा का खिलाफ है। वो तो चुनाव में बोलना यही बोलता है, क्यों नहीं दिया, माना कौन किया, उनका तो यही मकसद है जो भाईचारा को खत्म करो। हम लोग का समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, हम लोग चाहते हैं भाईचारे को जोड़ने के लिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मुस्लिमों को पार्टी टिकट नहीं देने के मामले पर ये साफ करने की कोशिश की कि कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार सीट जीतने के काबिल नहीं था। नहीं दिए हैं, ये तो डंके की चोट पे कहते, कोई छिपा हुआ है क्या? अगर जीतने लायक होते देते, लेकिन जिन्होंने पिछड़ों के दलितों के टिकट काट के दिया, मायावती जी बताएं, अखिलेश यादव जी बताएं, उन्होंने क्यों दलितों पिछड़ों को टिकट काट करके दिया? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यूपी के चुनाव में एक तरफ जहां सपा कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी ने करीब 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। पूर्वांचल की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव देखते हुए बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल कर अपने पक्ष में अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की है। सपा गठबंधन मुस्लिम वोटों के साथ उन वोटर्स को भी रिझाने में जुटा है जो बीजेपी के माने जा रहे हैं। रमजान और दिवाली पर बिजली देने वाले पीएम के बयान पर अखिलेश के जवाब में इसी की बानगी देखी जा रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने रमजान पे ज्यादा बिजली दी है और दिवाली पे कम, मैंने आंकड़े दिए उनको, और जब आंकड़े उनके पास पहुंच गए तो सामने आई बात कि जितना हमने रमजान पे दिया था बिजली, उससे ज्यादा हमने दिवाली पे देने का भी काम किया था और क्रिसमस पे भी दिया। यूपी चुनाव के मौके पर ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उभारने के बाद अब मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर बीजेपी के अंदर से अचानक जिस तरह से आवाज निकल रही है, उसे मुस्लिम वोटर्स पर डोरे की कोशिश माना जा रहा है। दरअसल चुनावी सियासत की ये मजबूरी है कि तमाम पार्टियां हर तरह के वोट बैंक पर असर की कोशिश में लगी रहती हैं। अखिलेश सरकार ने अयोध्या में राम के ऊपर एक इंटरनेशनल थीम पार्क बनाने का ऐलान किया था, इसे भी एक चुनावी कवायद ही माना गया था। चुनावी सियासत में सभी पार्टियों को राम रहीम दोनों की जरूरत महसूस होने लगती है। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन नोएडा। यूं अध्यात्म कहता है कि राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए सच्चाइयां कुछ अलग हो जाती हैं। वो राम में भी फर्क करते हैं और रहीम में भी, लेकिन शुक्र है कि किसी भी बहाने अगर दल को राम और रहीम एक करने का मौका मिलता है और तमाम दल उसके लिए आगे बढ़ें तो एक आदर्श राजनीतिक स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन ये तभी होगी जब कुछ नेता जो कि इसमें विश्वास नहीं रखते वो अपना मुंह बंद रखें। जी हाँ, जहां बीजेपी का एक खेमा पार्टी में मुस्लिम प्रत्याशियों के ना होने का रोना रो रहा है या उससे दुखी दिख रहा है या उस पर सफाई दे रहा है, वहीं बीजेपी के बयान बहादुर और नाव से सांसद साक्षी महाराज ने मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से एक गलत बयान दिया है। उन्होंने इस बार सीधे सीधे मुसलमानों में अंतिम संस्कार की रस्म पर हमला किया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि मुसलमानों में भी अंतिम संस्कार जलाकर ही होना चाहिए क्योंकि दफनाने के लिए जमीन नहीं है। साक्षी महाराज के इस बयान की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। चुनावों के दौर में विवादित बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले फतेहपुर में अपनी एक रैली में हिंदुओं के लिए श्मशान की कम जगह का मुद्दा उठाया था। अब इस मसले में उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने घी उड़ेल दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी का अंतिम संस्कार जलाकर ही होना चाहिए, फिर चाहे वो सन्यासी हो या मुसलमान। हम साधु सन्यासियों को भी जमीन में गाड़ा जाता है, समाधियां बनती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान को भी कब्र में दफनाया जाता है, परंतु मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी दफनाने की परंपरा नहीं है, जलाने की परंपरा है।
और अगर कब्रिस्तान सारे हिंदुस्तान में बनता रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। साक्षी महाराज ने ये भी कहा कि देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर सबकी कब्र बनी तो उनके लिए जगह कहां से आएगी। साक्षी महाराज का ताजा बयान बीजेपी के लिए असहज स्थितियां पैदा कर सकता है। साक्षी महाराज के बयान पर विपक्षियों ने तीखी टिप्पणी की है। चुनाव में ऐसे वातावरण तैयार करना, लोगों को भड़काना, वोट को पोलराइज करना और एक ही समाज को इकट्ठा करने के लिए जो विचार प्रकट करना वो करते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका देश के लिए नुकसान होगा। साक्षी महाराज ने जनवरी में भी देश में जनसंख्या विस्फोट के लिए विशेष समुदाय के लोगों को जिम्मेदार बताया था। उस बयान को लेकर उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। यही नहीं, साक्षी महाराज मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीनने की वकालत भी कर चुके हैं। साथ ही ये बयान भी दे चुके हैं कि इस्लाम में महिलाओं की इज्जत जूती की तरह होती है। लेकिन इस चुनाव में ये पहला मौका नहीं है जब नेताओं ने विवादित बयान दिए हों और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इससे अछूता नहीं रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि दूसरों को संयम बरतने की शिक्षा देने वाले नेता ही जब बेलगाम जुबान बोलेंगे तो चुप कौन रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और साक्षी महाराज और निरंजन ज्योति जैसे नेताओं की जबान का असर प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने पहले भी इस बात की ताकीद की थी, इन्हें मना किया गया था, इन्हें रोका गया था कोई भी बयान देने से, और शायद उन्हें एक बार ऐसी सीख की और ज़रूरत है। चलिए पूर्वांचल की राजनीति की ओर बढ़े। पूर्वांचल में वोटों की लड़ाई तेज हो गई है। राजनीतिक दलों की ओर से वादों और आश्वासनों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि चुनावों के बाद नेताओं के ये बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाते हैं और धरातल पर वास्तविकता कुछ और ही होती है। कम से कम पूर्वांचल के संदर्भ में तो ये कहा ही जा सकता है। न जाने कितने वादे इस क्षेत्र के लिए किए गए, लेकिन अभी भी हकीकत कुछ और है। यही वजह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है और इसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद पूर्वांचल की तस्वीर कुछ बदले, लेकिन इसके पहले पूर्वांचल के दर्द को देखिए। छठे और सातवें चरण का चुनाव गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और विंध्य मंडल के 89 विधानसभा क्षेत्रों में होना है। गंगा, सरयू, राप्ती, आमी, कुआनो, तमसा, रोहिन, कठिनाइयां गंडक जैसी नदियों और नेपाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से घिरे इस अंचल में गरीबी और बेरोजगारी सिर चढ़कर बोलती है। नदियों की बाढ़ आती है तो माल असबाब तो बहते ही है, सपनों को भी चोट लगती है। फिर रोजी रोटी की आस में घर छोड़ने का सिलसिला किसी न किसी महानगर में जाकर रुकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इसी इलाके में भदोही की कालीन, बनारस की साड़ी, मऊ और मुबारकपुर की लुंगी, साड़ी और गमछे, कुशीनगर से लेकर गाजीपुर के नंदगंज की चीनी मिलों की बदहाली, कताई मिलों की बंदी ने रोजगार छीन लिया है। नए उद्योग धंधे लगे नहीं, लिहाजा काम की तलाश में लोग बाहर जा रहे हैं। यही इस इलाके की नियति बन गई है, जिसके चलते युवा पीढ़ी त्रासदी का शिकार हो रही है। युवाओं का गुस्सा सियासत पर है। पूर्वांचल के लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद ज्यादातर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने में लग जाते हैं, इसलिए जनता माफिया और उनमें कोई अंतर नहीं कर पाती है। पंडित कमलाप्रति त्रिपाठी, राजमंगल पांडे, वीर बहादुर सिंह और कल्पनाथ राय जैसे नेताओं के न होने की टीस इलाके में दिखती है। अब इस पूरे अंचल में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके बूते सर्वांगीण विकास के नारे को जमीन मिल सके। जानकारों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ये इलाका विद्रोही रहा, इसलिए अंग्रेजों ने दबाया और आजादी के बाद सरकारों ने भी सुधि नहीं ली। 1962 में गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी ने पूर्वांचल की गरीबी का संसद में जिक्र किया तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पटेल आयोग का गठन किया और उसकी सिफारिशों को लागू कराने की पहल भी हुई, लेकिन कारगर नहीं हुई। नोटबंदी के बाद 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजीपुर पहुंचे तो पटेल आयोग में प्रस्तावित कई योजनाओं की नींव रखकर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उन्होंने विकास को लेकर एक नई अलख जगाने की कोशिश भी की।
गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास और बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखाने की फिर से नींव रखी गई। दूसरी ओर समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस एक्सप्रेसवे के जरिए सत्ता में वापसी का ताना बाना बुन रहे हैं। वो पूर्वांचल की सभाओं में इस एक्सप्रेसवे की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिलान्यास तो बहुत सी योजनाओं का पहले भी हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए ये कागजी प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं होता है। चुनाव खत्म हो जाते हैं और मूलभूत समस्या जस की तस बनी रहती है। सचिन शर्मा, एपीएन। लेकिन पूर्वांचल का महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर राजनीति के क्षेत्र में। इसी वजह से तमाम दल अपनी पूरी ताकत वहां लगा रहे हैं। पूर्वांचल की लड़ाई के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तो वाराणसी को अपना बेस तक बना लिया है। कई केंद्रीय मंत्री यहां डेरा डाले हुए हैं, लगातार वहां पर रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के लिए चुनावी वैतरणी पार करना इतना आसान नहीं दिख रहा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला फंसा हुआ दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव के 5 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि मेरा जन्म गुजरात में जरूर हुआ, लेकिन यूपी ने मुझे गोद लिया है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के लिए सभी सीटें प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हैं। अगर बीजेपी एक भी सीट हार जाती है तो उसके लिए बड़ा झटका होगा। वाराणसी में 8 मार्च को वोटिंग होनी है। वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और वाराणसी उत्तर को मोदी का गढ़ माना जाता है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी सबसे ज्यादा मुश्किल में है। बीजेपी के लिए वाराणसी दक्षिण में सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस सीट के दायरे में काशी विश्वनाथ की गलियां, मंदिर, मस्जिद, गुदौलिया चौक, 41 घाट और बनारसी साड़ी के बुनकर रहते हैं। पिछले 7 बार से चुनाव जीत रहे श्यामदेव राय चौधरी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। गुदौलिया की तंग गलियों में रहने वाले दादा यानी श्यामदेव राय चौधरी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और हर समय क्षेत्र की जनता की मदद के लिए तैयार रहते हैं। और शायद यही वजह भी है कि 2007 में नए सिरे से सीमांकन हो जाने के बाद इस सीट में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर जुड़ गए थे, लेकिन दादा की जीत में कोई बाधा नहीं पड़ी। इस बार टिकट काटे जाने से नाराज दादा बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी के लिए जी जान से प्रचार नहीं कर रहे। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें काफी मनाने की कोशिश की है, लेकिन दादा ने अपना रुख नहीं बदला। यही बात बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी है, जिसका फायदा कांग्रेस उम्मीदवार राजेश मिश्रा को मिल रहा है। पिछले 2 दशक से निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप जैसी जातियां बीजेपी की परंपरागत वोटर रही हैं। लेकिन अब इस सीट के निषाद जाति के लोग दशमेश घाट पर बन रहे छज्जे को लेकर नाराज हैं। इसे बीजेपी का निर्णय बताया जा रहा है। इस प्रस्तावित छज्जे का निर्माण गंगा आरती के लिए कराया जा रहा है, जो प्रतिदिन शाम को इस घाट पर होती है। परंपरागत रूप से कई दर्शक इस आरती को नावों पर सवार होकर देखते हैं। नाविकों का कहना है कि छज्जा बन जाने से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। अन्य सीटों की बात करें तो वाराणसी कैंट में भी बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। पार्टी ने वर्तमान विधायक ज्योत्सना श्रीवास्तव के बेटे को यहां से उम्मीदवार बनाया है। 1991 से ये सीट श्रीवास्तव परिवार के पास रही है, लेकिन इलाके में विकास ना के बराबर हुआ और यही बात बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। वाराणसी उत्तर में भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। पिछली बार के चुनाव में निवर्तमान विधायक रविंद्र जायसवाल ने बीएसपी के सुजीत कुमार मौर्य को करीब 2000 वोटों के मामूली अंतर से हराया। इस बार फिर से रविंद्र जायसवाल के सामने मौर्य हैं, लेकिन कांग्रेस सपा गठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल समद अंसारी जायसवाल को सबसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में बड़े अभियान की योजना के साथ उतारने की तैयारी है। मोदी को वाराणसी में उतारकर बीजेपी की पूर्वांचल में अपने प्रचार को रफ्तार देने की तैयारी है। पीएम मोदी 4 और 5 मार्च को वाराणसी में जनसभा करेंगे। वो 5 मार्च की रात वाराणसी में रुक भी सकते हैं। 4 मार्च की शाम को बीएचयू एयरपोर्ट में उतरकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और फिर शाम 7 बजे रैली। 5 मार्च को पीएम मोदी दक्षिण वाराणसी विधानसभा में रैली करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वाराणसी की अहमियत को प्रधानमंत्री मोदी भी समझ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने 5 मार्च को एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा है, ताकि जिन जिन सीटों पर बीजेपी अभी कुछ कमजोर दिख रही है वहां पर भी अपनी ताकत बढ़ा सके। उधर यूपी चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और अब भावी मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम तय हैं, लेकिन बीजेपी में सांसद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की सभी खूबियां
होने के दावे के बाद दूसरे नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। समझा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने की सूरत में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को प्रदेश का सीएम बनाया जा सकता है और उसे सबसे पहले आपको एपीएन ने बताया था। हालांकि पार्टी के भीतर भीतरी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ या स्मृति ईरानी के मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जिन गुणों की जरूरत है वो गुण हमारे पास हैं। जुल्मों से लड़ती आवाज यही है, जनता के दर्द का इलाज यही है, वैरियों पे होना अब वार चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश कर ही दिया। हमारी मांग है योगी, हमारी शान है योगी, यूपी पुकारे यही नाम हो। योगी के इस दावे से हाईकमान के कान खड़े हो गए हैं। बीजेपी नेतृत्व ने भारी कलह को ठंडा करने के लिहाज से ही भावी सीएम का चेहरा पेश नहीं किया था, लेकिन आदित्यनाथ इस बार अपना दावा छोड़ना नहीं चाहते। उनके समर्थकों ने तो गानों के जरिए बकायदा प्रचार भी तेज कर दिया है। श्री योगी योगी योगी, श्री योगी योगी योगी, जनता सीएम मांग रही है, श्री योगी योगी, जनता सीएम मांग रही है, श्री योगी योगी। आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी के सीएम बनने के लिए 3 योग्यताएं होनी चाहिए। अव्वल, उसे राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने वाला होना चाहिए। दूसरी योग्यता, यूपी के विकास के लिए एक रचनात्मक सोच उस व्यक्ति में होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, हर नागरिक को सुरक्षा देने, राज्य को विकसित करने का जज्बा भी उसमें होना चाहिए। मांग रही है योगी योगी बोली है, गोरखपुर बड़े भागी है जो योगी योगी गाता है। योगी का दावा है कि उनमें तीनों योग्यताएं हैं, इसलिए यूपी का सीएम उन्हें ही बनना चाहिए। आदित्यनाथ की इसी आक्रामकता की वजह से उन्हें पार्टी की भारी भरकम चुनाव संचालन समिति से बाहर किया गया और पार्टी कार्यकारिणी बैठक में बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर योगी की कर्मभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर जरूर पार्टी ने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन पार्टी की सरकार बनने की सूरत में आला कमान की पहली पसंद राजनाथ सिंह ही है। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो सीएम पद के दावेदार नहीं है। कुछ भी हो, आदित्यनाथ में अगर सीएम बनने की 3 खूबियां हैं, तो राजनाथ को पूरी 16 कलाएं आती हैं। राजनाथ सिंह हाल के दिनों में पीएम पर हो रहे जुबानी हमलों की कड़ी निंदा की थी। नोटबंदी को उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से लिया गया फैसला बताया था। साथ ही यूपी के मुसलमानों को भी पार्टी का टिकट न दिए जाने पर अफसोस भी जताया था। प्रधानमंत्री मोदी भी राजनाथ सिंह को अब दिल्ली से दूर रखना चाहते हैं। ठाकुर राजनाथ भी दिल्ली दरबार के बजाय यूपी के चीफ मिनिस्ट्री मिलने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। पीएम ने अपनी रैलियों में कल्याण सिंह के कार्यकाल के कामों की तारीफ इसलिए करते नजर आ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वक्त से पहले योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक लग जाए और विरोध शुरू हो जाए। इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों की होड़ में कहीं स्मृति ईरानी आगे न निकल जाए। समझा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगर पूरे दमखम से यूपी में चुनाव प्रचार में उतरती तो उनके मुकाबले स्मृति ईरानी को सीएम के चेहरे के तौर पर उतारने की तैयारी थी। लेकिन 2019 के आम चुनाव के मद्देनजर भी स्मृति ईरानी को विस्मृत नहीं किया जा सकता। योगेश सोमकुंवर, एपीएन। अटल पहचान है योगी। और अब बात वाराणसी की हो रही थी, पूर्वांचल की हो रही थी, तो आपको बता दें कि आज आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने वाराणसी की एक सभा में प्रधानमंत्री पर अपने खास चुटीले अंदाज में हमला बोला। आखिरी चरण के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए काशी की पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा में लालू यादव ने अमित शाह को कई तरह के नामों से पुकारा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिंचाई करते हुए भाषा की मर्यादा तक लांघ गए। लालू यादव अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही उन्होंने भाषा की मर्यादा को लांघा है। लालू ने आरोप लगाया कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर अटल और आडवाणी को किनारे लगाने का काम किया। लालू ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भरोसा न करने की भी सलाह दी, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी माया को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। हमको किसी ने बुलाया नहीं है, हमको गंगा मैया ने बुलाया। हम पूछा कि गंगा मैया कब हो जाती है? जब संस्कार होता है तब गंगा मैया
लालू प्रसाद यादव जनभाषा में चुटीले अंदाज में अपनी बात रखते हैं, इसलिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में भी लालू ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण में कई बार प्रधानमंत्री की नकल भी की। अपने चिरपरिचित अंदाज में लालू बीजेपी और मोदी की खिंचाई करते रहे, लेकिन कब वो मर्यादा की सीमा लांघ गए पता नहीं चला। उन्होंने मोदी की भाषण शैली की नकल करते करते संकेतों में कुछ और ही कह दिया। रोज बात बदल देता, स्टाइल बदल देता भाषण। इधर हम देखा कि कैसे हिजड़वा नहीं आपस में बताता। इनका हाथ सोचा क्या? लालू फिर भी नहीं रुके। अब उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा और उन्हें गैंडा बता दिया। बिहार के लिए तो रहता पतला पतला, एक आदमी दो आदमी के जाए के ऊपर नीचे लिटवा में अमित शाह वही में फंस गया। जब था चुनाव हल किया था, अमित शाह बोला कि लालू और नीतीश हमको मारवाना चाहता था। आप बोलने की हम लोग क्या जानते हैं, इस आदमी के लिए नहीं लिस्ट बना हुआ, इस ग्यारह के लिए नहीं बना हुआ। लालू पीएम की सभाओं में लगने वाले मोदी मोदी के नारों पर भी तंज कसना नहीं भूलते। लालू ने नोटबंदी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी भर कर कोसा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के पहले भी उन्होंने गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की थी। यूपी में भी गठबंधन को 325 सीटों पर जीत हासिल होगी, लेकिन आलोचना का निंदा में बदलने और फिर गाली गलौज की भाषा पर उतर आने की राजनीति लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। और शायद लोकतंत्र की सफलता तब हो जब नेताओं के मुंह से ऐसे शब्द न निकले और एक दूसरे पर निजी हमले करना वो बंद करके मुद्दों की बात करें। चाहे ठहाके कितने भी लगाए जा सकते हैं, हंसा कितना भी जा सकता है, लेकिन ये हंसी, ये बेबस सी हंसी गिरती हुई राजनीतिक स्तर पर आनी चाहिए। मऊ और गाजीपुर की रैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के निशाने पर सपा और बीजेपी रही। मायावती ने दोनों के खिलाफ जमकर आज हमला बोला। उन्होंने बीजेपी और सपा को देश और यूपी के लिए खतरनाक बताया। मायावती ने कहा कि सिर्फ बीएसपी ही यूपी का विकास कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव को यानी कि मिशन 2017 को राजनीति के सबसे निचले स्तर के रूप में भी याद किया जा सकता है, कम से कम भाषाई आधार पर। मायावती ने और क्या क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। हर तरह से पिछड़े लेकिन राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले पूर्वांचल में नेताओं ने डेरा जमा दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मऊ और गाजीपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में मायावती ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि देश और प्रदेश में कमजोर पड़ी कांग्रेस ने उस समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ा है जिसकी पहचान गुंडे और बदमाशों की पार्टी के तौर पर है। कांग्रेस ने यूपी में जंगल राज को बढ़ावा देने वाली समाजवादी पार्टी से समझौता कर अपना नुकसान किया है। मायावती ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही है। मायावती के निशान पर केंद्र की सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। माया ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए तो नोटबंदी को बीजेपी की साजिश करार दिया। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा है कि पीएम मोदी ने नोटबंदी का सहारा लेकर बीजेपी के काले धन को ठिकाने लगाया है। श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि पूरी दाल ही हमें काली नजर आती है। मऊ से बाहुबली मुख्तार अंसारी के साथ उसके परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं।
सोमवार को मऊ की रैली में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा था, तो साथ ही टिकट देने के लिए मायावती पर भी सवालिया निशान लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट एपी। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव कैबिनेट में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप केस की जांच शुरू हो गई है। यूपी पुलिस की टीम लखनऊ में प्रजापति के घर पहुंची। पुलिस ने बताया कि प्रजापति से पूछताछ के लिए टीम उनके घर पहुंची है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया था। गायत्री प्रजापति अमेठी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। 27 फरवरी को अमेठी सीट पर वोटिंग हुई थी, जिसके बाद आज लखनऊ में उनके आवास पर पुलिस पहुंची। माना जा रहा है कि प्रजापति के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। नहीं हो पाया है, तो गिरफ्तारी मतलब उम्मीद करें जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वो किसी तरीके से अपनी जो पूछताछ है उसको टाल रहे हैं। सबूत आएंगे, गिरफ्तारी होगी। और यूपी के बाद अब रुख करते हैं मणिपुर का। यूपी के साथ ही मणिपुर में भी 4 और 8 मार्च को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां लगा रखी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल में चुनावी रैली को संबोधित किया, तो मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यहां पर जनसभाएं की। मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। मणिपुर में बीजेपी को अच्छे दिन की उम्मीद है, तो कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने के लिए सत्ता के संघर्ष में उलझी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ईस्ट इम्फाल में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल ने रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम भ्रष्टाचार को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद पर लगे आरोपों पर वो बचते नजर आते हैं। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि तमाम दावों और वादों के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा पूरे देश में नोटबंदी के जरिए लोगों को मुश्किल में जरूर डाल दिया। राहुल गांधी के साथ आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इम्फाल में थे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने मुख्यमंत्री इबोबी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां की योजनाओं के लिए आवंटित पैसों में भ्रष्टाचार करती है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के अंतर्गत 4 मार्च और दूसरे चरण में 8 मार्च की वोटिंग होगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और इस बीच मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने मणिपुर चुनाव में कांग्रेस का विरोध करने का फैसला किया है। नगा काउंसिल ने एक बयान में कहा कि वो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री इबोबी सिंह और उनकी पार्टी के विरोध के साथ नागा पीपुल्स फ्रंट का समर्थन करेगी। पिछले साल 1 नवंबर से यूनाइटेड नगा काउंसिल ने मणिपुर के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह से यहां प्रभावित है। नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें, और देश की तमाम अन्य खबरों के लिए नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 पर। और उसके बाद हम आपको एक बेहद अच्छी खबर देंगे जो नोटबंदी के बाद आई है। – 2000 के नकली नोट के मामले को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अब मध्य प्रदेश के दमोह में एटीएम से बिना नंबर वाले 500 रुपए के नोट निकले हैं। इस 500 रुपए के नोट के ऊपर सीरियल नंबर नहीं है। स्टेट बैंक के एटीएम से बिना नंबर वाले नोट निकलने की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एटीएम बंद करवाया। मेट्रो स्मार्ट कार्ड लेने वाले व्यक्तियों को 1 अप्रैल के बाद कार्ड वापस करने पर बाकी रकम का रिफंड नहीं मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को इंटरऑपरेबल यानी कई जगह चलने के अनुकूल बनाने के लिए डीएमआरसी ने यह निर्णय लिया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार 1 अप्रैल के बाद पुराने यानी पहले खरीदे गए कार्ड की वापसी पर भी कोई रिफंड नहीं होगा। बिहार के लौरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय बिहारी का अपने इलाके में सड़क बनाने का अनोखा अंदाज आखिरकार रंग लाया। सड़क के लिए केंद्र सरकार ने 80 करोड़ रुपए की अनुशंसा दी थी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2 महीने में कार्य शुरू कराने की घोषणा कर उन्हें कपड़े पहनाए। सड़क को लेकर इस प्रगति से संतुष्ट विनय बिहारी ने आखिरकार पूरे कपड़े पहन लिए। इसकी जानकारी उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी दी है। पिछले दिनों घुटने के बल विधानसभा में चलने की वजह से विधायक विनय बिहारी का घुटना छिल गया था। कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनकारियों को गंभीर रूप से घायल करने को लेकर चर्चा में आई पैलेट गन की घाटी में एक बार फिर वापसी हो रही है। सुरक्षा बलों ने कुछ बदलावों के साथ पैलेट गन को फिर से इस्तेमाल में लाने का फैसला किया है।
इस बार ये तय हुआ है कि पैलेट गन के छर्रे प्रदर्शनकारियों के पेट के ऊपर हिस्से पर नहीं बल्कि पैरों के हिस्से पर टारगेट किए जाएंगे। 69 अंक यानी 28,743 पर और एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 17 अंक गिरकर 8,879 के स्तर पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, जबकि मीडिया, मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंक इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। एपीएन अब आपको देता है पत्रकार बनने का मौका और इसके लिए बस आपको बहुत छोटी सी चीज़ करनी है। आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स फॉलो करने हैं। आप हमारे ट्विटर पेज एपीएन न्यूज़ इंडिया को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे डीएम के द्वारा आप चाहे तो अपना वीडियो या अपनी स्टोरी या अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है 9643106027। आप यहाँ पर भी अपने वीडियो हमें भेज सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि एपीएन पर दिखाया जाए। और हमारा फेसबुक पेज है एपीएन न्यूज़ इंडिया, इसे आप लाइक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपनी स्टोरी हमें पोस्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contact@apnlive.com और यहाँ पर भी आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। और देश की बात के इस चरण की शुरुआत करते हैं। चलिए एक अच्छी खबर से, केंद्रीय सांख्यिकी यानी CSO विभाग ने आज जीडीपी के नए आंकड़े जारी किए हैं। चालू वित्त वर्ष 2016-17 के तीसरी तिमाही के दौरान विकास दर 7% रही। वहीं अगले वित्त वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 7.3 रह सकता है और 2019 के दौरान यह आंकड़ा 7.7% हो सकता है। CSO के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी का 7.1% का आकलन किया गया था। इसके बाद वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून तक 7.2% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर के दौरान विकास दर 7.4% रही। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर के दौरान केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद केंद्रीय रिजर्व बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने विकास दर के अपने आकलन में गिरावट की संभावना जताई थी। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के तिमाही में विकास दर 7% रही है, जो कि एक बेहद संतोषजनक खबर है। पिछले सप्ताह लंबे वीकेंड के बाद सोमवार को खुले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मंगलवार यानी आज फिर बंद रहे। नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल का आह्वान किया था। हालांकि निजी क्षेत्र के आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में कामकाज सामान्य रहा। बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें कामकाज नहीं हुआ। बैंक यूनियनों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU की अपील पर बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। हालांकि हड़ताल को लेकर बैंक यूनियन दो हिस्सों में बंट गए। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स ने हड़ताल का बहिष्कार किया। जिस तरीके से बैंकिंग उद्योग के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रही, हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ जो है कोई सख्त कानून सरकार लेकर के आए, यानी कि विलफुल डिफॉल्ट जो है उसको क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। हालांकि हड़ताल के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ जैसे अभी पीछे डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसके अंदर जो बैंक एम्प्लॉइज ने दिन रात काम किया है, उसके बदले में जो एम्प्लॉइज और ऑफिसर साथियों ने काम किया, उसके बदले में अभी तक हमारे लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला। अवार्ड स्टाफ के अंदर वो ओवरटाइम की शेप में मिलना चाहिए और ऑफिसर्स के अंदर ट्रू कंपनसेशन फॉर सिटिंग लेट उसके लिए मिलना चाहिए, जो कि आज तक भी पेंडिंग है और आज तक भी हमें नहीं मिल पाया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU की अपील का असर देखने को मिला। हड़ताल से विभिन्न बैंकों की शाखाओं में नकदी जमा, निकासी और चेकों के क्लियरेंस का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो एक तरफ जहां बैंकों में हड़ताल रही, वहीं पर रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में सियासी दंगल जारी रहा।
एबीवीपी की तिरंगा यात्रा के बाद आज लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। इस बीच गुरमेहर कौर ने ट्वीट करके कहा है कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए, मेरे परिवार और मेरी तरफ से अब कोई बयान नहीं आएगा। इस बीच इस मुद्दे पर ट्वीट करके सोशल मीडिया पर निशाने पर आए वीरेंद्र सहवाग ने भी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा, मेरा ट्वीट गुरमेहर को लेकर नहीं था, लोगों ने उस ट्वीट का मतलब अपने अपने हिसाब से निकाला। रामजस कॉलेज में हुई कथित हिंसा के विरोध में अब मार्च निकालने का दौर शुरू हुआ है। एबीवीपी के बाद अब लेफ्ट से जुड़े संगठन और टीचर्स ने आज फाइट बैक मार्च किया तो एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। शहीद सेनाधिकारी की बेटी गुरमेहर कौर के अभियान से अलग होने के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सियासी दमखम दिखाने का अखाड़ा बनी हुई है। एबीवीपी की तिरंगा यात्रा के दूसरे दिन लेफ्ट से जुड़े संगठनों और टीचर्स ने विरोध मार्च निकाला तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेफ्ट संगठनों के विरोध मार्च का जवाब देने के लिए एबीवीपी ने 2 मार्च को प्रदर्शन का फैसला किया है। इससे पहले डीयू विवाद में एबीवीपी के खिलाफ कैंपेन शुरू करने वाली गुरमेहर कौर ने खुद को ये कहते हुए अभियान से अलग कर लिया कि मुझे जो भी कहना था कह दिया, अब अकेला छोड़ दें। गुरमेहर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के उस ट्वीट पर भी अपना दर्द जाहिर कर चुकी हैं, जिसमें सहवाग ने कहा था कि 2 ट्रिपल सेंचुरी मैंने नहीं, मेरे बल्ले ने मारी। सहवाग के ट्वीट को दरअसल गुरमेहर के उस बयान से जोड़कर देखा गया जिसमें गुरमेहर ने कहा था कि उनके पिता को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा था। और अब उसी ट्वीट को लेकर गुरमेहर पर पहलवान योगेश्वर दत्त और गीता फोगाट ने भी निशाने साधे हैं। योगेश्वर ने लिखा कि यहूदियों को हिटलर ने नहीं मारा, गैस ने मारा, और बेगुनाहों को ओसामा ने नहीं, बम ने मारा। पहलवान गीता फोगाट ने गुरमेहर कौर के बयान का विरोध करते हुए ट्वीट किया कि अगर आप देश के खिलाफ बोलते हैं तो निश्चित तौर पर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आप चाहे पुरुष हों या फिर महिला। इस मामले में एक बार फिर खिलाड़ियों और राजनेताओं के साथ बॉलीवुड भी 2 खेमों में बटा नजर आ रहा है। गुरमेहर के बचाव में उतरी नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने ट्वीट के जरिए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ साथ अभिनेता रणदीप हुड्डा पर भी निशाना साधा है। रामजस विवाद मामले में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर गुरमेहर को धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। मैंने एलजी साहब को बताया कि किस तरह से एक पैटर्न बनता जा रहा है। ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं। ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। मामले में लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मोदी सरकार संघ का एजेंडा थोपना चाहती है, तो वहीं केंद्र सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी के कथित बेजा इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। अगर हिम्मत है तो आइए, जो बात कही जा रही है दूसरी तरफ से उसका खंडन करिए या उसको विरोध में बोलिए और उस बहस में जीतिए आप बहस, लेकिन वो ना करते हुए हिंसा के आधार पर इस जबरदस्ती थोपने की बात है। ये सीधा सीधा एक फांसीवादी तरीका है जिसको अपनाया जा रहा है यहाँ पे। जो आज से नहीं 12-14 साल से नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते रहे हैं, देश के अंदर और देश के बाहर। मैं उनकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मुझे आशा लगता है कि उसमें राहुल गांधी भी कूद गए, अरविंद केजरीवाल भी कूद गए, मैंने सुना है कि उसमें दामाद श्री भी कूद गए हैं और रॉबर्ट वाड्रा। अब इससे बड़ा कौतूहल कोई नहीं हो सकता है। गुरमेहर कौर ने रामजस कॉलेज में हिंसा के बाद आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एबीवीपी मुहिम शुरू की थी। राष्ट्रद्रोह के आरोप का सामना कर रहे जेएनयू के छात्र उमर खालिद को एक सेमिनार में आमंत्रित किए जाने को लेकर यहां एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र संगठनों के बीच हिंसक संघर्ष हो गया था। सवाल है कि डीयू में तनाव का ये मौजूदा दौर कहां जाकर खत्म होगा। अनिल सिंह के साथ सुमंत कुमार, एपीएन दिल्ली। और अब न्यायपालिका से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। शराब कारोबारी विजय माल्या के संपत्ति की कुर्की का रास्ता साफ हो गया है। देश को एक विशेष अदालत ने माल्या की 4200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय के आदेश को मंजूरी दे दी है। पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत कई संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया था। इनमें फ्लैट, फार्म हाउस, शेयर और फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं। ये संपत्तियां माल्या और उनकी सहयोगी कंपनियों के नाम है। पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण के लॉ मेंबर ने कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। ऐसे में इन संपत्तियों की पीएमएलए की धारा 5 के तहत कुर्की की पुष्टि की जाती है। एजेंसी ने दावा किया है कि माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड बेवरेज होल्डिंग्स के साथ मिलकर आपराधिक साजिश की और बैंकों की गठजोड़ से कर्ज हासिल किया। इस कुल राशि में से
4,930.34 करोड़ रुपए के मूल्य का अभी भी भुगतान नहीं किया गया है। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर रुख करें। कसान से मिल रही प्रारंभिक खबरें चिंता पैदा करने वाली हैं, ये कहना है व्हाइट हाउस का। अमेरिका में नस्लवाद का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर को लेकर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा है कि इस घटना पर हमारी नजर है। इससे पहले इस घटना को लेकर व्हाइट हाउस ने कहा था कि इसे घृणा अपराध कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने अमेरिका में यहूदी स्थलों को निशाना बनाए जाने पर भी चिंता व्यक्त की है। कंसास की घटना के 6 दिन बाद आखिरकार व्हाइट हाउस की चुप्पी टूटी। व्हाइट हाउस ने कहा कि कंसास को लेकर जो भी शुरुआती जानकारी मिली है वो निश्चित रूप से परेशान करने वाली है। 22 फरवरी की शाम को कंसास के ओलाथे में एक बार में फायरिंग के दौरान भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिबोतला की मौत हो गई थी, जबकि उनके दोस्त आलोक मदसानी घायल हो गए थे। दोनों भारतवंशियों पर ये नस्ली हमला 51 साल के अमेरिकी एडम पुरिटन ने किया था। And while we're at it, I don't want to get ahead of the law enforcement, but I was asked the other day about the story in Kansas, the shooting in Kansas. And while the story is evolving, early reports out of Kansas are equally disturbing. भारतवंशियों पर इस नस्ली हमले पर ट्रंप की चुप्पी को लेकर डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन ने निशाना साधा है। हिलेरी ने कहा था कि देश में नफरत बढ़ रही है और इसे लेकर हम कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ट्रंप को इस मामले पर फैसला लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए। मशहूर हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रॉलिंग ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग नफरत भरे भाषणों को मजाक की तरह क्यों नहीं लेते। पिछले हफ्ते की व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर ने कहा था कि कंसास शूटिंग को हेट क्राइम करार देना अभी जल्दबाजी होगी। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के मुताबिक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हेट क्राइम में 115% का इजाफा हुआ है। ट्रंप की जीत के 10 दिन के भीतर ही हेट क्राइम के 867 केस दर्ज हो चुके थे। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के मुताबिक पिछले साल हेट क्राइम के करीब 400 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस साल केवल 2 महीने में 175 मामले सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। यूं भारतीय विश्व में कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने देश की संस्कृति और मिट्टी की खुशबू उन्हें खींच ही लाती है। ऐसी ही एक महिला अपने पूर्वजों के तलाश में मैनपुरी और मथुरा पहुंची हुई है, लेकिन सीमित जानकारी के चलते उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। यह महिला वर्तमान में हॉलैंड में रह रही हैं और खासियत ये है कि इस महिला के पूर्वजों को राम का दर्शन कराने के नाम पर यहाँ से लंदन ले जाया गया और उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया और उसके बाद वर्षों बाद, शताब्दियों बाद ये महिला लौटकर अपने जड़ों को तलाश रही है। हॉलैंड में रह रही 68 साल की शांता आजकल मैनपुरी और मथुरा के चक्कर काट रही हैं। वे यहाँ अपने पूर्वजों की पहचान तलाशने आई थी। उनके पास 2 कागज है, जिसमें से एक पर राम रतन श्याम सुंदर और दूसरे पर सूरजकली राम सहाय लिखा है। उन्होंने बताया कि राम रतन उनके दादा थे और सूरजकली दादी। उन्हें अंग्रेज 1912 में मैनपुरी से कोलकाता और वहां से दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम लेकर गए थे। तब उनसे कहा गया था कि उन्हें भगवान राम की जमीन दिखाने ले जा रहे हैं, लेकिन वहां ले जाकर उन्हें गुलाम बनाकर खेतों में काम कराया गया। वहीं पर शांता के पिता का जन्म हुआ। वर्तमान में वो हॉलैंड में रह रही हैं। उनके बच्चे वहीं नौकरी कर रहे हैं। सभी के सेटल हो जाने के बाद उन्होंने सोचा क्यों न भारत जाकर अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी ली जाए। शांता मथुरा के दाऊजी गांव के पंडों से अपने परिवार की कुंडली जानने पहुंची। मेरी दादी अपने बेटा के साथ वो अंग्रेज राज में वो सूरीनाम चले गए थे और वहाँ रह गए। वहीं वो लोग इंस्पायर हो गए और मैं देखने आई हूँ कि उसका परिवार जो है कौन थे, ये लोग क्या करते थे। ये जो महिलाएं आई हैं अपने पुराने बुजुर्गों का नाम ढूंढने के लिए हमारे पास आई हैं और हमारे पास जो बुजुर्ग आते हैं उनका रिकॉर्ड तो मिलता है, जो नहीं आते हैं यहाँ उनका रिकॉर्ड नहीं मिले। कोई गारंटी का सौदा नहीं, अगर बुजुर्ग आया है तो रिकॉर्ड मिलेगा। अभी इनका जो रिकॉर्ड खंगोला गया उसमें स्पष्ट रूप से नाम नहीं आए, मिले जुले नाम जरूर इसमें नजर आए, तो स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई। सूरीनाम में सचिवालय से मिले रिकॉर्ड के मुताबिक 1912 में अंग्रेज उनके दादा दादी को लेकर आए थे।
उस समय के रिकॉर्ड में उनका पता छपट्टी मैनपुरी लिखा है। यही कारण है कि वो पहले दिल्ली और उसके बाद मैनपुरी पहुंची, यहाँ से छपट्टी पहुंची, लेकिन जो जानकारी उनके पास थी उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। बस इतना पता चला कि उनके दादा हलवाई समाज से थे। कहते हैं अगर सच्चे मन से कोई काम किया जाए तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में जुट जाती है। उम्मीद करते हैं शांता को भी अपने मिशन में कामयाबी मिलेगी। कन्हैयालाल शर्मा, एपीएन मथुरा। और अब एपीएन इम्पैक्ट की बात करते हैं। T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसका विशेष आग्रह एपीएन ने पीएम मोदी से किया था। पीएम मोदी ने टीम को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि एपीएन ने सबसे पहले अपने स्टूडियो में टीम का सम्मान किया था और टीम की सफलता पर एक विशेष कार्यक्रम भी किया था, जिसमें टीम की मूलभूत समस्याओं का भी जिक्र किया था और इस बात को पीएम मोदी तक भी पहुंचाया गया था। और आज पीएम मोदी ने इसका संज्ञान लिया और इसके बाद टीम से मुलाकात की। T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य में और बेहतर करने की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने टीम के सदस्यों के विशेष कौशल की सराहना की और कहा कि उनकी उपलब्धि से दिव्यांगों को प्रेरणा मिली है। आपको बता दें कि एपीएन ने 22 फरवरी को खास कार्यक्रम हम किसी से कम नहीं में T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम से आपको रूबरू कराया था। हमने दिखाया था कि किस तरह सुविधाओं से वंचित रहने के बाद भी अपने बुलंद हौसलों के दम पर इन खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया। बेसिक स्ट्रगल जो शुरू से हम लोग करके आ रहे हैं कि प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है, हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, कोई स्टेट में कोई एकेडमी नहीं है ब्लाइंड क्रिकेट के लिए, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट एसोसिएशन को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा कैबी को उसका कोई ईयरली कोई ग्रांट नहीं है। एपीएन ने इस खास कार्यक्रम में खिलाड़ियों की तमाम दिक्कतों का जिक्र किया था। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके बारे में विचार करेगी और देश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों की तमाम तकलीफों को गंभीरता से लेगी और इन्हें दूर करने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आज हम याद भी एक ऐसे ही नेत्रहीन संगीतकार को करने वाले हैं जिसने बॉलीवुड में बेहद छाप छोड़ी है, जो कि आज तक हमारे जहन में ताज़ा है। लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं आज के इतिहास की। 28 फरवरी का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 28 फरवरी 1712 में आज ही के दिन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की लाहौर में मृत्यु हुई थी और 28 फरवरी 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने प्रकाश के विवर्तन का शोध दुनिया के सामने रखा था। इसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। 28 फरवरी 1948 में ब्रिटेन के सैनिकों का आखिरी दस्ता भारत छोड़कर इंग्लैंड रवाना हुआ था और 28 फरवरी 1991 में इराकी सुरक्षा बलों के आत्मसमर्पण के साथ खाड़ी युद्ध खत्म हुआ था। अमेरिका और गठबंधन सेना ने इराक में युद्ध विराम की घोषणा भी आज के दिन की थी। 28 फरवरी 1963 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार और गीतकार रविंद्र जैन का आज ही जन्मदिन रहा है और रविंद्र जैन बचपन से ही नेत्रहीन थे। अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन के पिता संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन रविंद्र जैन को संगीत में रुचि रही और तमाम दुविधाओं के बावजूद उन्होंने भारतीय संगीत में और खासकर बॉलीवुड संगीत में अपनी बेहतरीन जगह बनाई और कुछ ऐसे नायाब गाने उन्होंने दिए जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। और यदि आपने रामायण देखी होगी तो आपको रविंद्र जैन की हर धुन और हर आवाज़ याद होगी। रविंद्र जैन को याद करते हुए, उनकी खूबसूरत आवाज़ को याद करते हुए, उनके खूबसूरत संगीत को याद करते हुए आज के देश की बात में बस इतना ही। आप आनंद उठाइए रविंद्र जैन के संगीत का।